हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम अंशु तिवारी, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले वो नीट ब्रह्मास्त्र रिवीजन बाय मॉक टेस्ट पेपर 2 हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पेपर हमने पहले डिस्कस कर लिया, आज हम न्यू पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसी पेपर के अंदर हम पूरी फिजिक्स 11th और 12th जो हमारा सिलेबस है नीट का, उसके सारे कॉन्सेप्ट और कौन सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और किस किस बेस के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, इफ 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब, what will be the ratio of de Broglie wavelength of the incident electrons to the shortest wavelength of X-ray produced? E by m for electron is 1.8 into 10 की power 11 C kg inverse। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चंस, हमें जब भी कोई क्वेश्चन करते तो हमें क्वेश्चन को पकड़ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। अगर आपको ये पता लग जाए कि चैप्टर किस क्वेश्चन का है तो आप काफी कुछ चीजें उसकी सोच सकते हो। जैसे डी ब्रोगली है, ठीक है, डी ब्रोगली है तो डी ब्रोगली के नाम से पता लग रहा है डी ब्रोगली क्वेश्चन आपको पता ही क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये आपको पता लग गया। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है हमसे क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको पता है अच्छी तरह से एनर्जी यानी इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये बात भी पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर है, तो अगर हम इसको मोमेंटम में चेंज करें तो ऊपर m का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे m का डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ईवी। ओके बच्चों, तो m स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर आपका p स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर, और यहाँ 2m इक्वल टू ईवी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है ताकि हम E बाई एम को फिक्स कर सके। ठीक है, E बाई एम की वैल्यू दे रखी तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि E बाई एम की फॉर्म में फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा हमें एक बार। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या थी हमारी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिया गया, 2m ई वी। ठीक है, और आपको अच्छी से पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, h बाई पी होता है हमारा। ठीक है, तो जैसा कि p स्क्वायर, तो p इक्वल टू क्या जाएगा, 2m ईवी अंडर रूट में, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ईवी। ठीक है, और अब तो हमारा हो गया काम आसान, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। हमें क्या निकालना था, हमें वेवलेंथ का रेशियो निकालना था, लैम्डा 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम लैम्डा 2 की बात करें तो लैम्डा 2 क्या जाएगा हमारा, SC अपॉन ई, ई क्या है हमारा, ईवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो निकाला तो लिख सकते हैं 1 बाई सी अंडर रूट वी बाई 2 और ई बाई एम। ई बाई एम की वैल्यू आपको गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर 11। सी आप जानते हो कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट। वी आपको गिवन है, ठीक है, वी 10 की कितना है हमारा 10,000 वोल्ट। ठीक है, और ई की वैल्यू तो आप जानते ही हो क्या है, 1.6 10 की माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो हम वैल्यू पुट करें लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 वी 10 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके आपको मिलेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन सेकंड है हमारा, a slab of glass of thickness 6 cm and refractive index 1.5 is placed in front of a concave mirror, the face of the slab being perpendicular to the principal axis of the mirror. If the radius of curvature of the mirror is 40 cm and the reflected image coincides with the object, then the distance of the object from the mirror is. Okay, तो यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर हम बात करें, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक है, थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, कर्वेचर हमें दे रखा है आर दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, द रिफ्लेक्टेड इमेज कौन सा है, रिफ्लेक्टेड इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्या है, जो वोटर है हमारा, ये वोटर है हमारा, इसकी हाइट कितनी रखी है हमें, h दे रखी है, कितनी दे रखी है h हमारी हाइट है। ये हमारी क्या है, मछली है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो r का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस, कई फेमस फॉर्मूला ये, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें h फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, r जो हमारा है, r कितना है हमारा, r हमें क्वेश्चन में गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, तो यहां हम 1 इक्वल टू h अपॉन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.5 मतलब 3/2 -1, ठीक है। इसको जो हम सोल्व करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1.33 सेंटीमीटर, कितना आएगा 1.33 सेंटीमीटर, 1.33 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, वो विजिबल रहेगा, तो इसका आंसर क्या है 42 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.33 सेंटीमीटर कितना है 40, तो 41 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टील बॉल ऑफ मास 0.1 kg falls freely from a height of 10 meter and bounces to a height of 5.4 meter from the ground. If dissipated energy in this process is absorbed by the ball, the rise in its temperature. मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी क्या है h1 हाइट है, बॉल आई, बॉल को आपने करा, ठीक है, बॉल नीचे आई, नीचे आकर क्या हुई, बाउंस हुई, ठीक है, बाउंस होने पर उन्होंने बोला कि 5.4 मीटर हाइट पर ही गई,
ठीक है, ये H2 मान लो, इसको कितना मान लो H, और इसको कितना मान लो 10 मान लो, ये कितना है हमारा 5.4 मिलियन। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टेम्परेचर कितना राइज होगा, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं mg चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी mg H1 माइनस mg H2, ठीक है, इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। तो mg कॉमन ले लीजिए आप, H1 माइनस H2 इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, ठीक है। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे सामने, H1 माइनस H2 G अपॉन C, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करोगे आप, तो G की वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 माइनस 5.4 अपॉन C हमारा कितना कितने दे रखा है 460, स्पेसिफिक हीट कितनी रखी है 460, तो 460 है, तो कैंसिल जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो आएगा हमारा आंसर कितना आएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों हीट से क्वेश्चन आना फिक्स है, हर साल आता है हीट से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। In the following figure, two insulating sheets with thermal resistance R and 3R as shown in figure. The temperature थीटा फाइंड करना है हमें, ठीक है, तो थीटा हम फाइंड करते हैं। हंड्रेड डिग्री R और R दोनों है, ठीक है, इसकी ट्रिक होती है 80 3R माइनस R 2R, ठीक है, सोल्व करोगे आप इसको 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। जितनी हीट जा रही है उतना इंसुलेटिंग है, ठीक है, इंसुलेटिंग का मतलब आप जानती हो, यहां पर क्या होगा, इंसुलेट कर रहा है मतलब कि करंट तो फ्लो होगा नहीं, क्योंकि इंसुलेटेड शीट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट I note the sheet I note is the intensity at the central maximum and beta is the figure with intensity at a point P distant x from the center will be। हमें सेंटर पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सेंटर पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम इंटेंसिटी देखते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने, सेंटर पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो सेंटर पर इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 कोस थीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 कोस प्लस 2I1 I2 कोस थीटा। तो हमें पता ही है, पार्ट डिफरेंस की बात करेंगे, तो पार्ट डिफरेंस कितना है हमारा SD अपॉन D, ठीक है, फेज डिफरेंस P इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा SD अपॉन D, P इक्वल टू
2 पाई x अपॉन बीटा। ठीक है, आई नोट क्या आएगा हमारा 4i1 i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 कोस 2 पाई x अपॉन बीटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। i इक्वल टू i1 इक्वल टू i2 2i1 1 प्लस कोस 2x 2 पाई x अपॉन बीटा। ठीक है, यह आ जाएगा। तो सोल्व करके आया i इक्वल टू आई नो कोस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन बीटा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, when a battery is connected to a p-type semiconductor with a metallic wire, the current in the semiconductor inside the metallic wire and that inside the battery respectively due to p-type semiconductor के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है होल्स इलेक्ट्रॉन्स आयन, सेकंड ऑप्शन है हमारा होल्स आयन इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आयन होल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा आयंस इलेक्ट्रॉन्स होल्स। तो क्वेश्चन क्या है, बैटरी, हम बैटरी को हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दिया विद अ मेटेलिक वायर से। द करंट इन द सेमीकंडक्टर इनसाइड द मेटेलिक वायर एंड दैट इनसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली ड्यू टू। तो क्या होगा इसमें भाई, आयंस में तो होगा नहीं। ठीक है, तो सी जो होगा इसमें क्या होगा, चार्ज कैरीज इनसाइड द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर होल इनसाइड द करंट कंडक्टर चार्जेस कैरिंग आर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर सेल आयंस आर द चार्ज कैरीज। चार्ज को कैरीज करता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आयंस। ठीक है, होल्स को भी करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा, आयन को भी करेगा। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ CO इज। ठीक है, तो Cp जो CO क्या है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए बच्चों याद रखना Cp की वैल्यू क्या होती है, Cp की वैल्यू होती है हमारी 7/2। क्या होती है, 7/2। और Cv की वैल्यू होती है हमारी 5/2 R, और ये R। ठीक है, ये होती है। तो लैम्डा इक्वल लैम्डा, इसके लिए क्या होगा, दिया Cp अपॉन Cv फॉर्मूला होता है, बताइए आपको। Cp अपॉन Cv, इसका रेशियो निकालना है। तो 7/2 इंटू क्या हो जाएगा, 7/2 आ गया 2/5, कितना आ गया हमारा लैम्डा डाई इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ गया 7/5, यानी कितना आ गया 1.40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। द मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज हीटेड सो टू रिड्यूस इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट बाय 36%. By doing this, the periodic time of the magnetometer will पीरियोडिक टाइम की बात चल रही है।
तो देखो अगर पेंडुलम होता तो क्या लगाते हैं, T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। अब मैग्नेटोमीटर है तो क्या लगाएंगे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M B। ठीक है, तो M1 आपको कितना दे रखा है, M1 36% क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना, 36% माना M1 कितना 100, तो M2 कितना हो गया 36% रिड्यूस कर दिया, 100 माइनस 36 कितना आया 64। ठीक है, काम हो गया बस, T1 अपॉन T2 कर दो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना 8 अपॉन 10। ठीक है, T2 कितना आ गया भाई, T2 आ गया हमारा 10 अपॉन 8 T1 हो गया, 10 अपॉन 8 T1 यानी कितना आंसर आ गया 1. T2 कितना आ गया 1.25 T1। ठीक है, 1.25 T1 आ गया। अब परसेंटेज की बात करता है ये, तो परसेंटेज की बात करें तो क्या करेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, इंटू 100 सोल्व कर लोगे ना, 1.25 माइनस 1 अपॉन T से T कैसे हो जाएगा 100, कितना आया 0.25 इंटू 100 यानी कितना आ गया 25%। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा सारे की सारी जितने भी वैरायटी बनती है, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, चाहे वो मैकेनिक्स से हो, चाहे आपके इलेक्ट्रो से हो, चाहे मॉडर्न से हो, चाहे ऑप्टिक्स से हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम क्वेश्चन करें, वो कोई तरीका नहीं है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर सकता, सिंपल सा तरीका होता है, आप एक पेपर लेकर बैठिए और उसको सोल्व करिए ताकि आपकी पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो बच्चों जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय इट टू गो फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑफ हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, मतलब टाइम फाइंड करना है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि देखा, अगर बात करें हम पेंडुलम बनाए होंगे, हम क्या करते हैं पेंडुलम बनाते हैं, क्या बनाते हैं पेंडुलम, ये पेंडुलम बना दिया मैंने, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, यहां भी आएगा, ये यहां भी जाएगा। पेंडुलम क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू a sin 2 पाई बाय t, ठीक है बच्चों। ये तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, t इक्वल टू जैसा कि हम बात करें 2 t भी आएगा ना, ठीक है ना, t इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2 इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय 4 सेकेंड है 4, ये t, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको, आगे क्या आ जाएगा, पाई t बाई 2 इक्वल टू पाई बाय 6, पाई से पाई कैंसिल, 2 से गया ही है 6 3 टाइम, तो t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/3 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या है 1/3 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आया है, अ गैस एक्सपेंड्स विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन V इक्वल टू KT की पावर 2/3। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 आर
20R, 30R, 40R। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं सोल्व। जैसा कि हम बात करें यहां पर टेम्परेचर जो है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टेम्परेचर एक्सपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, तो कुछ ऐसा कुछ हमें याद आ रहा है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन PD, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम। और आपको अच्छी तरह से याद आ रहा हो तो PV इक्वल टू nRT होता है, तो N इक्वल टू R, N इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, N इक्वल टू 1 आइडियल गैस प्रेशर, ठीक है, RT, यस और नो, ठीक है। और P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, RT अपॉन V, हो गया हमारा काम खत्म। W इक्वल टू P की जगह जाएगा RT अपॉन V dV। अरे वाह, अब तो क्वेश्चन बन सकता है आप सोल्व, ठीक है। V की वैल्यू सर हमें गिवन है, क्या दे रखी है, KT की पावर 2/3, ये हमें V गिवन। अब तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो dV निकाल सकते हैं, इससे dV इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो 2/3, K तो कांस्टेंट, T 2/3 -1, तो क्या जाएगा dV इक्वल टू 2/3, K 3 में से 1 गया, 2 2 -1/3 है ना, -1/3, और T क्या हो जाएगा dt, ठीक है। काम हो गया, काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम आगे जो हमारा है, हम जानते हैं dV अपॉन V है, ठीक है, dV अपॉन V। देखो यहां पर कहा गया भाई, ये यहां आ जाएगा ना, P की जगह लिख सकते हैं RT अपॉन V, तो एक तो dV अपॉन V हो गया, RT को बाहर निकाल दिया अपन ने, RT कांस्टेंट है, dV अपॉन V इक्वल टू 2/3 dt अपॉन T, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, वर्क डन निकालना है, और वर्क डन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसका, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है। तो अगर हमें, जब हमें स्मॉल से हमें पूरा वर्क डन फाइंड करना होता है, तो बच्चों याद आ रहा होगा आपको, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करते, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है हमें टेम्परेचर की लिमिट क्या माननी पड़ेगी, T1 से T2 मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है, लिमिट का। और लिमिट जब हम लगाएंगे 2/3 RT अपॉन T, ठीक है। और तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि RT 2/3 कांस्टेंट है, RT कांस्टेंट है, 1/T का क्या होता है इंटीग्रेशन, log T, ठीक है, log T होता है, log T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सोल्व करने पे क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट देते हैं 2/3 R T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करोगे आप तो कितना है 30, ये गया कितना 10, और कितना आ गया W इक्वल टू 20R, W इक्वल टू 20R, ठीक है, W इक्वल टू 20R। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे जब हम इससे पहले जब हमने हीट का क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, तब भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि हीट से क्वेश्चन आना फिक्स है। और देखिए, एक तो हीट से जो क्वेश्चन बन सकता है वो स्पेसिफिक हीट का बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स से बन सकता है, जैसा कि साइकिल्स होती है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उससे क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो थर्मो से क्वेश्चन और स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं बनने के, ठीक है। और जैसा कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता भी दिए, ठीक है, 2 नहीं हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हीट के, ठीक है। चलते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल, इलेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है।
A source of sound emits 200 pi watt power which is uniformly distributed over a sphere of 10 meter radius. What is the loudness of sound on the surface of a sphere? हमें loudness फाइंड करनी है, साउंड फाइंड करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन जब कई बार क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो मेरा ऐसा मानना है, ये आप तरीका याद रखना कि अगर आप आंसर को देखोगे और आंसर की यूनिट देखोगे तो यूनिट से पता लग जाएगा आपको, यूनिट से आपको पता लग जाएगा कि हमसे पूछा क्या है। तो डीबी यानी डेसिबल, यानी कि हमसे पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है कि भाई बताओ साउंड क्या है, लाउडनेस क्या है। लाउडनेस क्या है, साउंड ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, हमें पावर दे रखी है और साउंड में क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। क्या होती है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आप जानते हो क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां से हम पावर निकालेंगे। तो पावर इक्वल तो हमें दे रखी है आई, इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो पावर आपके सामने गिवन है, कितनी है भाई क्वेश्चन में, 200 पाई, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। और एरिया कितना हमारा 10 मीटर रेडियस है हमारी, कितनी है, 10 मीटर रेडियस, ठीक है। तो एरिया हमें निकालना है। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया हमारा 2 पाई इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर है ना, तो नहीं -2 क्यों आएगा, 2 आएगा ना, पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास सोल्व करने पर, आई इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब लाउडनेस निकालनी है हमें, लाउडनेस का फॉर्मूला होता है आई एल इक्वल टू आई अपॉन आई नोट, ठीक है। तो इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू 10 log 10 आई अपॉन आई नोट, ठीक है। तो 10 log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 आई कितना हमारा, ठीक है, आई तो निकाल लिया हमने 1, ठीक है। और आई नोट कितना, 10 की -12, ठीक है। तो एल इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं 10 log 10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 की पावर 12 आ गया, तो log में क्या होता है, पावर आगे जाती है, तो 120, ठीक है, 120 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, तो 1 से 2 कितना आएगा, डीबी, यानी कि कितना आ गया हमारे सामने, आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आएगा सी। तो सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, 120 डेसिबल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपसे लास्ट पेपर में हमारी इस बारे में बात हुई थी, अगर आपने देखा हो कि डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन आना तय है, कोई नहीं रोक सकता। 4 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जैसा कि आप लोगों ने अगर 2020 का पेपर डिस्कस करा हो, देखा हो, तो 220 का जो पेपर आया था उससे पेपर आसान नहीं आएगा, उससे पेपर टफ ही आएगा, क्योंकि जो 2020 से जो पेपर आया था सबसे आसान पेपर आया अब तक का, ठीक है। आप ये सोचो कि इसकी कट ऑफ भी 611 गई थी, 611 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप, ठीक है। तो पेपर जो आएगा वो 2020, अगर कोई बच्चा सोच के बैठा है कि 2020 के जैसा पेपर आएगा, तो ऐसा लल्लू राम जैसा पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला, पेपर उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है। तो ध्यान से, इसलिए आपको लग रहा हो, सोच रहे हो कि सारे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में बहुत आसान था बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान था, उससे आसान पेपर
उससे आसान पेपर आज तक नहीं आया, ना कभी आएगा। ठीक है, तभी चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A upon V square equal to R theta upon V, and P is the pressure, V क्या है, वॉल्यूम, थीटा क्या है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड V आर कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ A, एक ही बच्चा हमें डायमेंशन फाइंड करनी, तो बहुत आसान है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन की तरह हम बढ़ेंगे आगे। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं हमें A की डायमेंशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर कर दो, है ना, काम हो गया अब तो हमारा। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV स्क्वायर। P क्या है हमारा, P हमारा प्रेशर है बच्चों। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, M1L-1, ठीक है, T माइनस 2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, L की पावर 6। क्या आ गया हमारा, एरिया इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, एरिया हमारा आ जाएगा M1 L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। एरिया नहीं है, ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, जो हमारा कांस्टेंट है, ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हम देखा जाए तो आंसर जो आ रहा है, किससे लग रहा है आंसर, ए की तरह लग रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। पता है आपको, जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो। 10 क्वेश्चन आ गया आपको। जैसे क्वेश्चन है, फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे ऑफ सम मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन 13 है हमारा। ठीक है, तो पहला है वाई बीटा, नहीं ये गलत है, ऑप्शन ही गलत, ऑप्शन है गलत है, ये गलत है। बी अल्फा एल, नहीं ये भी गलत आ गया। गामा बीटा अल्फा, करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि लैम्डा जो वैलेंथ है के वाई के लिए ये सबसे छोटी होगी, और गामा के लिए छोटी होगी, बीटा के लिए इससे बड़ी होगी, और अल्फा की सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो अच्छे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट आर आई इक्वल टू 100 sin 314 t एम्पियर एंड E इक्वल टू 2 sin ब्रैकेट में 314t पाई बाय 3 वोल्टेज respectively. If the resistance is 1 ohm, then the reactance of the circuit will be. ऐसी से क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, और आएगा ऐसी क्वेश्चन। अल्टरनेट करंट का क्वेश्चन पूछना उसका फिक्स है। ठीक है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन अगर 2-4 चीजें अगर आप पढ़ लो तो क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर जानते हैं हम लोग, बिल्कुल जानते हैं सर, V इक्वल टू आई आर जानते हैं हम लोग। मतलब यहाँ क्या होता है, आगे क्या आ जाता है, जेड आ जाता है, रिएक्टेंस होता है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर V नोट इक्वल टू आई नोट जेड, यस और नो, बिल्कुल सही। ठीक है, V नोट कितना हमारा 200, ठीक है, कितना आई नोट कितना 200, यहाँ हो जाएगा ना आई नोट। ठीक है, और जेड की जगह हम क्या लेंगे, जेड लेंगे, नहीं आई नोट,
तो हमारा 100 ही है, V है हमारे, ठीक है। तो Z इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 ओम आ गया, कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X, जानते हो ना, बिल्कुल जानते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये क्या था हमारा, ऐसा कुछ एक्सेल आ जाएगा, सोल्व कर लो, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने, जेड स्क्वायर की वैल्यू सोल्व करते हैं हम एक्सेल निकालना है ना। तो जेड की दे रखी है, वो किधर रखी है 1 का स्क्वायर इक्वल टू, जेड की 2 आई था, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल, तो एक्स स्क्वायर एल इक्वल टू 4 माइनस 1, तो एक्स एल इक्वल टू √3, ठीक है, √3 ओम। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है √3 ओम, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट सवाल इधर बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल, what is the angular momentum of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is minus 0.544 electrovolt? एंगुलर मोमेंटम जानते ही हो आप लोग क्या होता है, एमवीआर। क्या होता है बच्चों, एमवीआर। लीनियर मोमेंटम एमवी होता है और एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, हम जानते हैं E इक्वल टू एनर्जी के लिए -13.6 n स्क्वायर क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E कितना बच्चों 0.544, ठीक है, माइनस आगे आएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 13.6 0.544, ठीक है, ये आ जाएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो क्या था हमारा फॉर्मूला था NH/2π होता है ना, MVR इक्वल टू क्या होता है NH/2π, ठीक है, NH/2π। तो n की वैल्यू कितनी 5, तो क्या आ गया आंसर 5H/2π। मतलब ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल हमारा 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीफोन, a telephone link operating a central frequency of 10 GHz is established. If 1% of this is available, then how many telephone channels can be simultaneously given when each telephone covering a bandwidth of 5 kHz? ठीक है, क्वेश्चन समझते। 1% इसका 10 गीगाहर्ट्ज का, इसका 1% 10 गीगाहर्ट्ज, 10 गीगाहर्ट्ज का 1%। तो निकालते हैं सबसे पहले 1% ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 10 × 10 की पावर 9 इंटू 1/100, ठीक है, कितना आ गया 10 की पावर 8 हर्ट्ज।
ठीक है, नंबर ऑफ चैनल्स आएगा 2 into 10 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ ए इक्वल टू वेक्टर क्वेश्चन है 2i के प्लस 3j के माइनस k के बी b इक्वल टू माइनस i के प्लस 3j के प्लस 4k के देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन b विल बी। ठीक है, ए वेक्टर ऑन विल बी। ठीक है, तो मतलब कि देखा जाए तो ए डॉट बी करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट बी एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल जानते हो तुम लोग, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू जानते हैं हम सर ए बी आपको मोडुलस बी। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स हो गया क्वेश्चन हो। आगे तो हम मैथमेटिक्स लगानी करना गया, बस काम खत्म। ठीक है, अब देखो मोडुलस ए की बात करते हैं। मोडुलस ए निकालना आप लोगों को आता है अच्छी तरह से, क्योंकि आता है। क्या होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 4 + 9 + 1 9 4 13 13 और अंडर रूट 14। ठीक है, मोडुलस बी निकाल लिया हमने, कितना 1 + 9 + 16 यानी अंडर रूट 26। ठीक है, ए डॉट बी सोल्व करा, ए डॉट बी 2 को 1 इससे करा, न्याय कर देते हैं -2। ठीक है ना, -2 आ गया, +9 आ गया, -4 आ गया, तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना आ गया 3 अपॉन कितना आ गया अंडर रूट, भैया हमें कहते हैं ए ऑन पोजीशन बी ऑन बी। ठीक है, तो ए ऑन पोजीशन बी पर निकालना है ना, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 अपॉन आ जाएगा हमारा अंडर रूट 26। अगर ए बी का पूछता तो क्या होता, तो 3 अपॉन रूट 14 और रूट 16 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। चलते हैं इस सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमारा, अ पॉइंट स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन। देखो मोशन से क्वेश्चन आ ही गया हमारा। ठीक है, सर्टेन एक्सेलरेशन एट अ टाइम t आफ्टर बिगिनिंग द मोशन, the acceleration suddenly becomes retardation of the same value, the time in which the point return to the initial point। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से क्या हो रहा है कि कांस्टेंट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और बिगिनिंग कर रहा है, रिटार्डेशन के बाद वो क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। तो बताओ उसको आने और जाने में मिलाकर टोटल टाइम कितना लगेगा। खत्म बात, सिंपल सा सवाल, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आने और जाने का टाइम पूछा, टोटल टाइम, और कुछ नहीं पूछा सवाल का। मोशन का क्वेश्चन है, मोशन हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन हमें याद है आज भी, v = u + at, s = ut + half at square, v square = u square + 2s। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा मोशन की इक्वेशन क्या लगती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने की जरूरत तो क्या पड़ेगी, इस क्वेश्चन को बिना उसके सोल्व कर सकते, डायरेक्टली अगर थोड़ा ट्रिक लगाए हम। ठीक है, आना और जाना। ठीक है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
एस इक्वल टू, ठीक है, तो हम बात करें, यू जीरो हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है, 1/2 AT स्क्वायर भाई ए से गया, फिर बी पर गया, फिर सी पर गया, फिर वापस कहाँ आ गया, ए पर आ गया, ठीक है। तो अगर बात करें अपन एस ए बी निकाल लिया, एस ए बी यहां से लेकर यहां तक के लिए, ठीक है, एस बी सी निकाल लेते हैं, पर एस बी सी जो होगा वो एस ए बी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, मिड पॉइंट है, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। एस ए सी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना जाएगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस 1/2 AT स्क्वायर, कितना हो गया, AT स्क्वायर हो गया, ठीक है, AT स्क्वायर हो गया, जाने में लगा T समय, आने में लगा T समय, टोटल समय कितना 2T, कितना 2T, ठीक है, तो हो गया सो SAC इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि यहां हमने T1 कर लेते इसको, SAC कितना आ गया, AT स्क्वायर आ गया, ये जीरो हो जाएगा 1/2 A T1 स्क्वायर, A से खत्म हो गया, ठीक है, क्या आ गया T1 इक्वल टू अंडर रूट 2T, ठीक है, ये T1 आ गया, ये क्या आ गया हमारा T1 आ गया, ठीक है, और जो T1 इक्वल टू 2T आ गया, और दूसरा टाइम क्या था 2T आ गया, दोनों को क्या कर दिया, ये T2 2T कर दो, दोनों को क्या कर दो, 8 कर दो, 8 करो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रेक के बाद T, तो क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बच्चों का ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है सर्कुलर मोशन पे, सारे टॉपिक कवर करे हमने, क्वेश्चन का ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं है आपकी बुक का जो हमने 50 क्वेश्चन है उनमें नहीं आए, सारे टॉपिक आ चुके, सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन हमने दे दिया। आसान सवाल है, अ कार इज ट्रेवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, ठीक है, ऑफ रेडियस r, it is the increasing speed at the rate of a meter per second square, then the resultant acceleration will be, resultant acceleration क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा हल्का सा, ये सर्कल है, यहाँ जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल लगता है, यस और नो, बिल्कुल लगता है सर, ऊपर जो लगता है क्या लगता है, टेंजेंशियल लगता है, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या लगेगा, रिजल्टेंट हो गया काम हमारा, हमें तो रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर t, बस यही हमें करना था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC तो आ जाएगा हमारा, AC कितना v स्क्वायर बाय r, AC कितना v स्क्वायर बाय r, और AT कितना a स्क्वायर, तो रख दो वैल्यू, v स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, v की पावर 4/r स्क्वायर जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा एक यहाँ तो क्या है a स्क्वायर ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चा, आई बात समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, अ चाइल्ड वेइंग 25 kg स्लाइड्स डाउन a rope hanging from the branch of a tall tree
if the force of friction acting against him is 2 Newton. What is the acceleration of the child? आपको ये बात तो पता ही है, फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स के अपोजिट लगता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए, वैसे तो आप लोगों को पता है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, अगर फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा। आपको पता है फ्रिक्शन का काम क्या करता है, फ्रिक्शन का काम होता है स्पीड को डिक्रीज करने का, वेलोसिटी को डिक्रीज करने का। एक तरह से ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपको याद आ रहा हो इलेक्ट्रिक करंट में अपोज द फ्लो ऑफ द चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, रेजिस्टेंस, चार्ज को फ्लो से रोकता है। वैसे रेजिस्टेंस भी क्या करता है, फ्रिक्शन भी क्या करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स पूछा है ना। नेट फोर्स क्या होता है, ज्यादा में से कम माइनस कर दो, ज्यादा में से कम माइनस कर दो, यानी कि वेट WEI, वेट माइनस क्या हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन, ठीक है, वेट माइनस फ्रिक्शन। तो वेट तो क्या है हमारा mg, और फ्रिक्शन क्या है हमारा, दे रखा है 2 न्यूटन, कितना 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये वेट कितना, मास कितना है 25, ठीक है। और ये दे रखा हमें जी देखा 9.8 माइनस 2, सोल्व करने पर हमें क्या मिला, 25 माइनस 25 माइनस इंटू 9.8, मतलब चलो इसको अगर 10 मान लेते हैं ताकि इजी क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं 9.8 इंटू 25, 25 को 8 से करा 200 गया, ये 20 आया, 25 को 10 करा 250 में से 25 गए 225 प्लस 20 कितना आ गया, 245, ठीक है। और एक पॉइंट था तो कितना आ गया, ये आ गया 2.245 में से गया कितना बचा हमारा 243, कितना बचा 243 बचा, ठीक है। ये है बात, लेकिन 243 नेट फोर्स, मतलब कि ये कितना है हमारा m इक्वल टू कितना आ गया 243, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एक्सप्रेशन निकालना था। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 243/25, तो a इक्वल टू सोल्व करने कितना आया 9.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.72 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया, ठीक है। नेट फोर्स जानते हो आप क्या होता है, ज्यादा में से कम माइनस कर दो इक्वल टू ma कर दो, और a इक्वल टू ज्यादा में से कम मतलब वेट माइनस फ्रिक्शन अपॉन m, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। चले बच्चे आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a neutron traveling with a velocity v, ठीक है, and kinetic energy collides perfect elastic head on with the nucleus of an atom of mass number a at rest. The fraction of total energy retained by neutron is, ये वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन, ध्यान रखना है चीज, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जाए इस क्वेश्चन को देखकर न्यूक्लियाई पे चला जाए, ठीक है। न्यूक्लियाई नहीं है, वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन याद आ रहा हो आपको, इलास्टिक कोलिजन इसके बारे में, ठीक है। तो फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, और बहुत इसमें तो क्वेश्चन में भी हमसे कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो हम जानते हैं डेल्टा के अपॉन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन बच्चा m1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था तो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे देखा जाए तो हम m1 मास है, इसका 1 kg का मास है, ठीक है, और यहाँ m2 है, इसका कितना मास है 2 है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा कोलिजन हो रहा है,
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a-1 अपॉन a+1। हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा, आपको देखकर लग रहा होगा ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल क्वेश्चन। मैंने आपसे लास्ट बार भी कहा था, सबसे मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन टॉपिक को अगर आप गौर कर लो ना तो 100% है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हम जो पढ़ाई करते समय हम चैप्टर मिटाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पूरी बुक सोल्व करने से पहले कुछ टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए कि हाँ इन टॉपिक्स में से मेरे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे ग्रेविटेशन में उनमें से एक चैप्टर है, ग्रेविटेशन आपका चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल आपका चैप्टर है जिससे मार्क्स कभी नहीं कटने चाहिए, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में से आपका मार्क्स कभी नहीं कटना चाहिए, न्यूक्लियाई में से आपका मार्क्स कभी नहीं कटना चाहिए, ड्यूअल नेचर में से आपका मार्क्स कभी नहीं कटना चाहिए। ये तो फ्री के मार्क्स है, इनको तो ले ही लो आप, ठीक है। तो गलती से भी कभी इन क्वेश्चन में गलती मत करना, क्योंकि इन क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे आसान टॉपिक होते ही है और इनके मार्क्स 100% कवर कर सकता है बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। अगर आप हर चैप्टर में 2-2 घंटे देते हो ना तो आराम से आप इनके क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। जीई एंड जीपी यानी अर्थ की ग्रेविटी और प्लैनेट की ग्रेविटी है। डिनोट द एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अनदर प्लैनेट हुज मास रेडियस आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ देन, ठीक है। भाई देखो क्या बोल रहा है, रेडियस ट्वाइस कर दी। अगर रेडियस ट्वाइस करते हैं तो क्या होगा, जैसा कि सर हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं हम लोग, जी इनवर्सली 1/r²। आपको पता है रेडियस बढ़ गया तो ग्रेविटी घट गया, पहली बात तो यही खत्म हो गया आपकी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्लेनेट की, तो जो प्लेनेट की ग्रेविटी रहेगी, अगर ये बोल रहा है हमसे क्वेश्चन के अंदर कि प्लेनेट हुज मास रेडियस ऑफ ट्वाइस, प्लेनेट का मास ग्रेविटी क्या कर दी, ट्वाइस कर दी, डबल कर दी, ठीक है। तो हम लोग जानते अच्छी तरह से 1/r² कर दे डायरेक्टली, है ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। 1/2 आ गया, 4r² जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जीपी इक्वल टू GE/2 यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स हमारी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या है हमारा, और GP/GE/2 ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम आगे। द डायमीटर ऑफ रेन ड्रॉप इज 0.02 centimeter if surface tension of water be 72 into 10⁻³ Newton per meter. Then the pressure difference of external and internal surface of the drop will be, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये, हमें क्या करना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा P/2T/r, सरफेस टेंशन का हम लगा सकते हैं, हो जाएगा। देखो हमें फोर्स भी दे रखा है, एक मिनट, हमें फोर्स भी दे रखा है सरफेस टेंशन का, ठीक है, काम हो गया हमारा। और हमें हमें रेडियस भी दे दी, डायमीटर दे दिया, हम रेडियस निकाल लेंगे। तो हम क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा P/2T/r, काम हो गया हमारा। इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 2 into 72 into 10⁻³ r कितना, रेडियस निकाल लो, रेडियस हो जाएगी आपकी 0.2 है ना, तो क्या हो जाएगा 0.01 10⁻², मीटर में बदलना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डेल्टा P इक्वल टू सोल्व करने पर आ जाएगा आपके सामने
0.40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर ऐसा तो ऑप्शन अजय नहीं आ रहा, पर सर यहाँ डाइन दे रखा है, क्या दे रखा है, डाइन। ठीक है, तो बदल दो। आप लोग जानते हो ना 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, बिल्कुल पढ़ा है, 10 की पावर 5। ठीक है, ये डाइन हो गया, और मीटर भी है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 10, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब ऊपर जाएगा, तो 10 की -4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, है ना। और क्या जाएगा, डायन अपॉन सेंटीमीटर का काम हो गया हमारा। ठीक है, ये गया, ये एक ही बचा, तो कितना आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू 14400। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर 4। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ए आ गया। कभी भी क्वेश्चन सोल्व करो तो हमेशा ऑप्शन की तरफ देखो, क्योंकि ऑप्शन में हमें किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, सब्जेक्टिव पेपर तो ही नहीं हमारा, तो ऐसा थोड़ी आंसर आएगा तो सही हो जाएगा, हमें तो ऑप्शन मैच भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। ठीक है, 24 क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not characteristics of turbulent flow। ठीक है, turbulent flow में क्या होता है, turbulent flow velocity more than the critical, गलत जवाब, नहीं होती। velocity less than the critical, बिल्कुल। irregular flow नहीं। molecules crossing from one layer, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती किससे, क्रिटिकल वेलोसिटी से हमेशा। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में याद रखना, लेमिनार फ्लो में उल्टा हो जाता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हुए लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है उससे बहुत आसान क्वेश्चन गया। टू मासेस एम, एक बड़ा मास छोटा मास है, आर कनेक्टेड हो रहा है वेगिंग स्ट्रिंग से, रस्सी से कनेक्ट कर दिया। दे आर पुल्ड बाय फोर्स एफ, एफ से खींच रहा है इसको, फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। टेंशन फाइंड करना है, टेंशन क्या होगा, तो टेंशन फाइंड करते हैं, किसका टेंशन फाइंड करना है, ठीक है, एम मास का, इसका फाइंड करना है। तो क्या जानते हो, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, लेकिन हमारे पास ए तो है ही नहीं, चलो ये निकाल लेते हैं, जिससे ये मूव करेगा उससे ये मूव करेगा, बिल्कुल सही बात। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस m, और ये क्या आ गया, a आ गया। तो बच्चों a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा T अपॉन m प्लस m। ठीक है, a इक्वल टू T अपॉन m पर कितना फोर्स दे रखा है, सॉरी फोर्स F दे रखा है ना, हाँ, F m अपॉन m, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, काम खत्म हो गया हमारा। ऐसे आते यहाँ पुट कर दो m f अपॉन एफ अपॉन एन प्लस एम। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर है हमारा ए, ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं बच्चों। A cylindrical metal wire of length L, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया S, has resistance R, conductance G, conductivity rho, which one of the following expression for sigma is valid। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है। ठीक है, और कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट है, कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो देखो पहली बात तो आपको ये पता होना जरूरी है, 1/ρ बिल्कुल सही। ठीक है, कंडक्टेंस यानी G इक्वल टू 1/r, ये पता है, तो GR इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, जहां 1 होगा G लिख दो, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन है साफ साफ। ठीक है, सिग्मा का निकालना है, 1 के GR लिख दो, GR अपॉन ρ, आंसर हमारा
राइट आंसर। चलो भाई अगला सवाल इधर पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगी जो बहुत स्पीड से होगी सोल्व, और आपको उन्हीं क्वेश्चन को स्पीड से करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में टाइम टू लगाना है आपको। 3 identical dipoles are arranged as shown below. What will be the net electric field at P? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसको फाइंड करना है P पॉइंट पे। देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा P पॉइंट है, ये क्या है हमारा P पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा चेंज कर दे अपन तो देखेंगे कि इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा है हमारा E2, इधर ये हमारा क्या लग रहा है E1, ठीक है, E2 E1, इधर क्या लग रहा है, इधर जाएगा हमारा E3, ठीक है, ये -Q डेढ़, ये डाइपोल बन गया है, ये तो क्या बन गया, डाइपोल बन गया, ठीक है। हो गया काम हमारा, डाइपोल बन गया। कौन सा डाइपोल बनाइए, एक्सेल डाइपोल। क्या फॉर्मूला होता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, 2kp/r3, काम ही हो गया, 2kp/r3, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, R क्या है यहाँ पर R तो नहीं, यहाँ तो x दे रखा, तो कोई बात नहीं, तुम x भी लिख दो, चाहे R भी, क्योंकि x की फॉर्म में दे रखा है ना आंसर, x लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात, ठीक है। तो ये तो कहानी होगी यार। चलो E1 निकालते हैं लेफ्ट की तरफ, E1 निकाला लेफ्ट की तरफ, kp/SQ, E2 निकाला kp/SQ, ठीक है। E3 ये आ गया 2kp, तो ये तो क्या हो जाएगी, सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर मूव करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आंसर 0 आ गया, क्योंकि 2kp/xq और kp/SQ ये दोनों क्या हो जाएगा 2kp, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 0, तो बचा नेट, क्योंकि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, नेट, ठीक है। समझ रहे आप भाई, देखो ध्यान से एक बार फिर देख लो, एक तो ये बन गया डाइपोल, एक ये बन गया डाइपोल, ठीक है ना। तो ये दोनों तो क्या है, सेम डायरेक्शन एड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 20। क्वेश्चन 28, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। इन सीरीज विथ 20 ओम रजिस्टर, 5 हेनरी इंडक्टर इज प्लेस्ड to the combination and EMF of 5 volt is applied. What will be the rate of increase of current T equal to 0.25 second? ठीक है, कितना करंट इंक्रीज जाएगा, क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है हमारा I नो 1 माइनस E माइनस R बाय L, ठीक है। तो क्या हो गया DI/dt इक्वल टू I नो R/L E माइनस RT/L, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा P/L E माइनस RT/L, ठीक है। ये तो हमारा इसकी वैल्यू आ गई DI/dt की, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करोगे आप, क्या आ जाएगा DI/dt इक्वल टू 1/E, तो क्या आ गया E माइनस, ऑप्शन नंबर करेक्ट। 28 क्वेश्चन खत्म मेरा, अब हम बढ़ते आगे 29 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 2 bulbs consume same power when operated at 200 volt
and 300 volt respectively. When these bulbs are connected in series across a DC source of 500 volt, then first option, ratio of proportional difference across them is 3/2. Ratio of proportional difference across them 9/4. Ratio of power consumed across them 4/9. Ratio of power consumed across them is 2/3. देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, होगा तो पावर मिस होगा, वो पक्की बात है। तो दो में से एक ऑप्शन फिक्स है, सीओडी में आना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि पावर की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, तो आपको पावर भी निकालना है। चलो निकालते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन है P इक्वल टू क्या हम जानते हैं, V स्क्वायर बाय R जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P आ जाएगा। ठीक है, तो R जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, V स्क्वायर के होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर कर लो, हो गया सोल्व क्वेश्चन। कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 300 का स्क्वायर, R1 अपॉन R2, 2 0 2 0 गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4/9। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 6 सी आ गया। ठीक है, 4/9। हमारा आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक फील्ड को तो हम क्या मान लेते हैं, V1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम V1, V3 और ये V5। ओके, V1 इक्वल टू V3 इक्वल टू V5 इक्वल टू 0। जैसा कि आप बताओ कि जो V2 V5 V6 है, V2, अगर V2 की बात करें, हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, V नोट I थीटा, V नोट अपॉन 4 I थीटा अपॉन 3R, V नोट थीटा I अपॉन 3R क्रॉस प्रोडक्ट, और V4 क्या हो जाएगा, V नोट थीटा I अपॉन 2R, तो V6 क्या आ जाएगा हमारा, V नोट अपॉन 4 थीटा I अपॉन R क्रॉस प्रोडक्ट, नेट V2 माइनस V4 प्लस V6 कितना आ जाएगा, V नोट अपॉन 4 थीटा I अपॉन R 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। Two large parallel plates are connected with the terminal of 100 volt power supply. These plates have a fine hole at the center and having energy 200 electron volt is so directed that it passes through
the hole. When it comes out, it's de Broglie wavelength. ठीक है, de Broglie wavelength वही लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, आपको याद आ गया होगा. सोल्व करते क्वेश्चन को. लेकिन इसमें हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आपको अंडर रूट वी. ठीक है, तो क्या होगा 200 इलेक्ट्रो वोल्ट. ठीक है, 200 इलेक्ट्रो वोल्ट इनके पास 100 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 200 इलेक्ट्रो वोल्ट माइनस 100 वोल्ट. इलेक्ट्रो वोल्ट कितना आ गया 100 इलेक्ट्रो वोल्ट. ठीक है, 100 इलेक्ट्रो वोल्ट. इसको सोल्व करा 1.23 एंगस्ट्रॉम. ये आंसर आ गया. आंसर है हमारा 2-3 वेदिकर, तो हम इसको मान लेंगे ऑप्शन नंबर ए मान लेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके आसपास ये चलते हैं क्वेश्चन तरफ. क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ विजुअल कंटेनिंग अ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3. अ पर्सन इज viewing the source from above the surface. There is an opaque disc D of radius 1 centimeter floating on surface S. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tape. The maximum height of the liquid for which source cannot be seen at all from above. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन. इक्वल टू 5/3 हमें दे रखा है. हाइट की बात कर रहे हैं हम, हाइट एच. ठीक है, तो आर इक्वल टू जानते हैं एच अपॉन क्या होता है अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो 1 हो जाएगा. एच अपॉन कितनी है इसकी वैल्यू 5/3 म्यू की माइनस 1. सोल्व कर लो आप, एच इक्वल टू कितना जाएगा 1.23. ये हमारी हाइट होगी ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 33 क्वेश्चन. 1 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 gram of water at 100 degrees Celsius. The resultant temperature will be. रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होगा. ठीक है, तो मिक्स टेम्परेचर मतलब ठीक है, मिक्स इक्वल टू W माइनस LI अपॉन 3W अपॉन 2 कितना जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन 1 तो कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर
ठीक है। द टॉप ऑफ इंसुलेटिंग container is converted by a disc having emissivity 0.6 and thickness 1 centimeter. The temperature is maintained by circulating oil as shown in figure. Temperature of upper surface of disc 127 degree Celsius and temperature of surrounding is 27 degree Celsius. Then the radiation loss the surrounding will be. ठीक है, हमें क्या करना है, एक ट्राई करना है अच्छा सा सिलेंडर बना के ये सिलेंडर बना दिया हमने। ठीक है, ये सिलेंडर है हमारा और यहाँ से हमने क्या है ऑयल अंदर एंटर कर रहे हैं, ऑयल को डाल रहे हैं अंदर और ये हमने एक बार का निकाल दिया, यहाँ से ऑयल जो हो रहा है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हीट ट्रांसफर हो रही है तो मतलब जैसे H1 इक्वल टू माना इसका H1 मान लो, इसका कितनी मान लो हीट ट्रांसफर H2, तो H1 इक्वल टू कितना H2 बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हीट रेट ऑफ फ्लो ठीक है 100 माइनस थीटा अपॉन आर इक्वल टू थीटा माइनस 20 अपॉन 3R, आर से आर खत्म, कितना आया हमारे पास आ गया 300 माइनस 3 थीटा। ठीक है, 300 माइनस 3 थीटा, थीटा माइनस 20 कितना आ गया 320 हो गया 4 थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया। थीटा की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आएगी 80 आ गई। ठीक है, 80 आ गई। अब हम बात करते हैं आगे, थीटा तो हमारा 80 आ गया, हमें एनर्जी निकालनी है। ठीक है, एमसी डेल थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 0.6 ओवर 1.227। ठीक है, एनर्जी सिग्मा आपको दे रखा है। ठीक है, तो सिग्मा आपको दे रखा है मतलब 17.30 17 इंटू 13 इंटू 80 इंटू 127 सोल्व करोगे, सोल्व करने में आ जाएगा आपका 440 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये आपका ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, फ्रेनेल डिफ्रेक्शन अरेंजमेंट द स्क्रीन इज a distance of 2 meter from a circular aperture. It is found that for light of wavelength lambda 1 and lambda 2 radius of fourth zone for lambda 1 coincides with the radius of fifth zone for lambda 2, then the ratio of lambda 1 upon lambda 1 upon lambda 2 फाइंड करना। ठीक है, रेशियो फाइंड करना लैम्डा का। ठीक है, तो देखते हैं 4 और 5 की बात कर रहे हैं, तो R4 के लिए क्या हो जाएगा 4b लैम्डा 1, तो R5 के लिए क्या हो जाएगा 5b लैम्डा 2, खत्म बात। ठीक है, R4 अपन R5 कर दो, मतलब दोनों इक्वल कर देते, चलो क्योंकि इक्वल बोल रहा है ना, R4 इक्वल टू R5 अंडर 4b लैम्डा 1 इक्वल टू अंडर 5b लैम्डा 2, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, हटा दो स्क्वायर को, 4b लैम्डा 1 इक्वल टू 5b लैम्डा 2। ठीक है, b से b खत्म, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना आ गया भैया 5/4 आ गया। आंसर नंबर हमारा सी, दिस इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हमारा सेक्शन ए फिनिश्ड हो चुका, सेक्शन बी जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था आपको, इसमें हमें 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हम 20 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 36 स्टार्ट करते हैं। In the ionization energy of an isolated free atom different from the ionization energy Eg for the atom in a crystalline lattice। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या होगा, मतलब एनर्जी का आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाते हैं, तो आयोनाइजेशन तो होता है। ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन क्या होगा, यस, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो हम डिस्कस करेंगे। द एनर्जी ऑफ अ गैस पर लीटर इज 300 जूल, देन इट्स प्रेशर विल बी, प्रेशर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एनर्जी हमें दे रखी है 300 जूल, 300 जूल पर लीटर, इसको हम मीटर क्यूब में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 जूल पर लीटर, इसको बदला आपने 300 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मीटर क्यूब, 2/3 E 2 इंटू 300 इंटू 10 की पावर 3, कितना आ गया 3, P इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, the ratio of magnetic moment of two bar magnet is 13:5. These magnets are held together in vibration. Magnetometers are allowed to oscillate in Earth. In Earth, magnetic field with like poles together 15 oscillations per minute are made. What will be the frequency? What will be the frequency of oscillation of system if unlike poles are together? ठीक है, तो देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं M1 अपॉन M2 इक्वल टू V स्क्वायर S प्लस V स्क्वायर T अपॉन V स्क्वायर S माइनस V स्क्वायर T, कितना हो जाएगा 13/5 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर D अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस V स्क्वायर D। तो VD कितना आ गया हमारा 10 ऑसिलेशन पर, ये हमारा ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला सवाल 39 क्वेश्चन। The displacement of a particle from its mean position is given by y equal to 0.2 sin 10 pi t plus 1.5 pi cos 10 pi t
प्लस 1.55 द मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन फाइंड करना है हमें, ठीक है। टाइम हम जानते हैं तो y इक्वल टू 0.2 साइन 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, ठीक है, कोस 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, ठीक है। तो 1 साइन 2 10 पाई टी प्लस 1.5 पाई, ठीक है। जैसे कि लोग पता है साइन 2 क्या होता है, 2 साइन है कोस है, ठीक है ना, 2 साइन है कोस हम जानते ही, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.1 साइन 20 पाई टी प्लस 3 पाई, ठीक है। तो तुम्हें पता ही टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो आ गया 2 पाई अपॉन 20 पाई, ठीक है। ये नाम तो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के टी या प्लस के टी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 पाई से पाई खत्म 1/10, कितना आ गया हमारा 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलते बच्चों आगे नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, in ideal gas gamma equal to 1.5 it's expanded additively, how many times is the gas to be expanded to reduce the root mean square RMS value of molecules 2 times, ठीक है। तो RMS में क्या होता है आप जानती है रूट मीन स्क्वायर, तो जैसा कि हमें पता है अच्छी तरह से टेम्परेचर वाला केस हम लगा सकते हैं तो शायद, हाँ VRMS तो पता ही है क्या होता है, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M, ठीक है। तो VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, ठीक है। तो बोल सकते हैं TV गामा माइनस 1 इक्वल टू T डैश V डैश गामा माइनस 1, तो बोल सकते हैं V डैश अपॉन V इक्वल टू T अपॉन T डैश 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। V डैश V इक्वल टू 4 1 अपॉन 1.5 माइनस, सोल्व करा होल स्क्वायर 16, ठीक है। कितना आ गया V डैश इक्वल टू 16V, V डैश इक्वल टू 16V, तो 16 टाइम्स हो गया हमारा, ऑप्शन क्या आ गया डी। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। When a wave travels in a medium, the particle displacement is given by y st 0.03 psi pi 2t minus 0.01 x, where y and x are meter and t second. The phase difference
At a given instant of time between two particles 25 meter apart in the medium is. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन तो हमसे बोल रहा है कि फेज डिफरेंस फाइंड करो, यानी के फाइंड करना है यार। अब के फाइंड करना है तो के इक्वल टू तुम्हें पता है क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। बिल्कुल सही। जैसा कि सामने क्वेश्चन है आपके सामने 0.03 साइन पाई 2t माइनस 0.01, इसको कंपेयर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से अगर आपको याद आ रहा हो और आपने एक चैप्टर पढ़ा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई एक्स इक्वल टू ई नोट साइन बाई ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी एक्स इक्वल टू बी नोट साइन पाई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सुनो, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व फटाफट कर सकते हो। ठीक है, और मुझे पता है कि सोल्व करूंगा इसको फटाफट। देखो भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, k इक्वल टू 0.01, k इक्वल टू 0.01 पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, डेल्टा फाई इक्वल टू 0.01 पाई इंटू 25 पाई बाई 4। ठीक है, इसे सोल्व करना कर सकते हैं। 100 हो जाएगा, 100 पे 25 आ जाएगा, 25 पाई अपॉन 100 कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। आ गया आंसर, ही आ गया बी, वो छोटा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं, बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। टू क्वेश्चन। वापिस से हमारे सामने क्वेश्चन आ गया आसान सा, a बाई बी की डायमेंशन फाइंड करनी। ठीक है, तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू तो टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और b की डायमेंशन क्या हो जाएगी? b इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन बाई बी इक्वल टू हो गया हमारा टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स, पी कितना? m1 n-1 t-2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? n कितना आ गया सोल्व करने पर? m-1 t की पावर 4। ठीक है, तो क्या आ गया? a बाई बी फाइंड करना है ना, तो टी स्क्वायर अपॉन m माइनस टी की पावर 4। ठीक है, सोल्व करा, ये गया खत्म, m1 t माइनस 2। यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायमेंशन के सवालों को थोड़ा ध्यान से करना, गलती मत कर बेटा। जल्दी अच्छे अच्छे बच्चे गलती के बार अगर होते हैं तो सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्वेश्चन की बात करेंगे अपन लोग। इफ एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज अबाउट 30 डिग्री, ठीक है, and its distance from earth is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर, then solar diameter is। ठीक है, तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। d इक्वल टू आर थीटा, आर हमें दे रखा है, देखो अर्थ का डिस्टेंस दे रखी ना सन और अर्थ की, कितनी रखी? 1.5 10 की पावर 11। ठीक है, और एंगल दे रखा है हमें, एंगल 30 है। ठीक है, तो कर लो कन्वर्ट, फाइव अपॉन 1/80 सोल्व करा, सोल्व करने मिलता है 1.4 × 10 की पावर 9।
मीटर, ये डायमीटर है, इतना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In a sample of hydrogen-alike atom, all of which are in sound state, a photon beam containing photons of various energies is passed in absorption spectrum. 5 dark lines are observed. The number of bright lines in the emission spectrum will be, ठीक है, नंबर ऑफ ब्राइट लाइन्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ लाइन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्राइट, नंबर एब्जॉर्प्शन की बात करें अपन तो देखते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अपन। एब्जॉर्प्शन यानी कि n-1 इक्वल टू 5, यानी कि n इक्वल टू 6। और इनिशियल ब्राइट लाइंस की बात करें, नंबर ऑफ ब्राइट लाइंस इन द emission आ गया 6 × 5/2 यानी कि 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। फॉर एनी टू वेक्टर्स A and B, if A dot B equal to A cross B and magnitude C A plus B is equal to, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, A dot B क्या होता है, A B cos थीटा, और A cross B क्या होता है, A B sin थीटा, ठीक है ना। इससे सोल्व करते हैं। A dot B equal to A B cos थीटा, A cross B equal to ए बी साइन थीटा, क्या बोल रहा है ये, इनको बराबर कर दो, कर दिया अभी बराबर, ए बी कोस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी से ए बी खत्म, टेन थीटा कितना आ गया 1, थीटा टेन थीटा में क्या होता है 1 के लिए 45 होती है, काम हो गया बड़ा। सी निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45, cos 45 के लिए क्या होती है 1/√2, लेकिन क्या होगा ये 2 है ना हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कैसे जाएगा ab/√2, ab/√2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करेंगे। 46 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। A man fires a bullet standing between two cliffs. First echo is heard. देखो echo साउंड से पता लग गया ना, क्वेश्चन साउंड से है, ठीक है, साउंड से क्वेश्चन है, तो मतलब कि echo का मतलब आपको पता लग गया, मतलब कि 2D/T हो जाएगा, है ना। मेरा आपको पहले किसी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसकी पहले भूमिका मालूम क्या क्या हो सकता है वहां, ठीक है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। 3 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड, इफ
द वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, देन द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ। फिर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम दो क्लिफ बना रहे हैं, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है ना। इन दोनों की डिस्टेंस माना कितनी है, इसकी d1 मानो यहां से आता, इसकी d2 मानो, टोटल कितनी होगी d1 प्लस d, काम कर, ठीक है। अब हम बात करें टाइम t1 प्लस t2 लग गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके इक्वल टू 2d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। तो जैसा कि d1 प्लस d2 इक्वल टू v d1 प्लस d2 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो v की वैल्यू कितनी देखिए 330, t1 प्लस t2 कितना दे रखा है 3 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। सोल्व करते हैं, सोल्व करा 330 इंटू 4 कितना आ गया भाई, सोल्व करने पर 1320 आंसर आ जाएगा, 320, ठीक है। ये आ गया आपके दो डिस्टेंस। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, Question number 47. If radius of the sphere is 5.3 plus minus 0.1 centimeter, then the percentage error in its volume will be. Percentage error find करनी है आपको, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। परसेंटेज डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, क्या जाएगा डेल्टा r अपॉन r, ठीक है। अब परसेंट तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी करना पड़ेगा ना, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू 3, डेल्टा r क्या होगा, ये होगा, तो रख दो 0.1, और r क्या होगा, ये होगा, रख दो 5.3। क्वेश्चन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, हमें सोल्व करने के लिए बोला है नहीं इसमें, और मैच कर लो आंसर। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी आ रहा है, हाँ सी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question dimension of 1 upon mu naught or SI naught where symbol is symbol have their usual meaning। देखो तुम्हें पता है अच्छी तरह से C इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, बोथ साइड स्क्वायर करा क्या आ गया C स्क्वायर अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्या आ गया L1 T-1 का स्क्वायर, कितना आ गया L2 T-2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a particle is projected with velocity v naught along x-axis. The deceleration on the particle is the proportional to the square of the distance from the origin. A equal to a alpha x square, the distance at which the particle stop is, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते A इक्वल टू dv अपॉन dt,
क्या हम ऊपर मुझे dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt अपॉन dv अपॉन dx। dx अपॉन dt क्या होता है? v होता है, v dv अपॉन dx। काम याद हो गया हमारा। इसके लिए देखिए दे रखी है हमें अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखी है, तो v dv इक्वल टू लिख सकते हैं अपन अल्फा एक्स स्क्वायर dx। फोर्थ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, और लिमिट लगा दो यहाँ 0 से लेकर v नोट, ठीक है, और यहाँ लगा दो क्योंकि आंसर हमें एस के में पूछा है, तो यहाँ लगा दो 0 से लेकर s, ठीक है। तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन का p नोट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू अल्फा s क्यूब अपॉन 3। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3/2 v नोट स्क्वायर अल्फा 1/3। तो ये क्या आ गया हमारा, ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, 1/3, 3 v नोट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, 3/2 v नोट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट विद 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, पासिंग बस की स्पीड क्या रहेगी? तो v x इक्वल टू देगा 20 मीटर पर सेकेंड dy u प्लस ut dy u 0 प्लस 10 आफ्टर 5 सेकेंड, dy कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नेट क्या होगी भाई, एक बिल्डिंग से फेंका मान लो स्टोन, तो यूं जाकर रुके जाएगा बाद में थोड़ी देर बाद से जाएगा नीचे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी उसकी नेट वेलोसिटी, कितना जाएगा v नेट आ जाएगा आपका v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर वाई। तो सोल्व करा आपने, सोल्व करने पे क्या जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका 400 प्लस 2500, यानी कि v इक्वल टू 2900, ठीक है। सोल्व करने में क्या आएगा v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। 12 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है, मैं इतना ही कहूंगा कि वैसे तो बोलते हैं कि लास्ट कोई भी एग्जाम लास्ट नहीं होता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप हर एग्जाम को लास्ट एग्जाम समझ कर ही दो, ताकि आपको उस एग्जाम को देने के लिए पेशेंस हो, जुनून हो, और आप पॉजिटिव रहो, और हर एग्जाम को इस तरह से दो कि इस एग्जाम को पास करने के बाद आपका डेस्टिनेशन जो आपका एम्बिशन है आप वहां पहुंच जाओगे। तो इस एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों, थैंक यू।